लेकिन रजत जी, एक लंबे गैप के बाद रजनीकांत भी आए थे, कमल हसन भी आए थे अपनी पार्टी लेके, लेकिन वो करिश्मा नहीं कर सके। ये ऐसा लग रहा था कि जो ये विजय की अपनी इमेज, विजय ने जो कई वर्षों में एक इमेज क्रिएट की है, कॉमन मैन की इमेज। सी पहले जो आए थे, एमजीआर हो, कमल हसन हो, ये लोग स्टार्स थे, बड़े लोग। अब यहाँ की जो डीएमके की भी नेता हैं, स्टालिन, आम आदमी की पहुंच से बाहर ये लीडर और वो जनता। विजय ने उस फर्क को कम कर दिया। विजय ने खुद अपनी इमेज ऐसी क्रिएट की कि वो एक कॉमन मैन है, आपकी पहुंच के भीतर हैं, जैसे आप हैं वैसा मैं हूं, जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, और मैं नायक हूं जो आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इसका फर्क लोग पड़ पा, खासतौर से यंगस्टर्स पे और वुमेन पे। फैंस तो ये थे ही थे ये लोग, लेकिन फैन के मन में ये विश्वास पैदा करना कि मैं राजनीति में आकर सरकार चलाऊंगा और आपके लिए काम करूंगा, ये भरोसा उन्होंने क्रिएट किया है। एक बात राघवन जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई था सर डीएमके की गवर्नमेंट रहते हुए, क्योंकि आप इस बात को लेकर यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि 38 डिस्ट्रिक्ट में से विजय सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव प्रचार कर पाए खुद जाकर, क्योंकि हर जगह पर उनके लिए पाबंदियां थी। उनको यह कहा जाता था कि आप 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया उन्होंने एक बहुत बड़ा जरिया बनाया, क्योंकि उनकी स्टारडम है तो उसका एक बहुत बड़ा टूल उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। उनकी फिल्म जननायकन रिलीज नहीं होने दी गई 10 तारीख को, अब उसको सेंसर बोर्ड ने ओके कर दिया, 10 तारीख को उसकी रिलीज की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब ये डबल ब्लॉकबस्टर हो गया है। मुख्यमंत्री की फिल्म हो जाएगी फिर तो ये। इसमें दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी विजय को अपने साथ लाने की, राहुल गांधी ने भी और वो नहीं, बीजेपी ने कोशिश की और राहुल गांधी ने मना कर दिया। जब वो ये प्रदेश नेतृत्व चाहता था, तमिलनाडु का प्रदेश नेतृत्व ये चाहता था, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ने रीड किया कि ये एक फिनोमिना है विजय, तो वो कहना पड़ेगा कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी थी। उन्होंने ये बहुत जोर देकर कहा था कि इस बार हम डीएमके से बाहर चले जाते हैं और टीवीके के साथ हम एक गठबंधन बनाते हैं। इतना ज्यादा इस लेवल पर चला गया था रजत जी की चौड़ंकर जो वहां के चुनाव प्रभारी हैं उनको डांटा था राहुल गांधी ने। ये खबर हमें आई थी, उसके बाद उनको हटाया गया था। स्टालिन ने उनको पसंद करने से मना कर दिया था, उनके साथ बात करने से मना कर दिया था। फिर चिदंबरम को यहाँ से सोनिया गांधी ने भेजा था। जमीन की पकड़ है उसी को डांट लगा दी। राजनीतिक रणनीति की समझ को आप इससे, इन खबरों से नापिए। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति पर बिहार के एक बीजेपी नेता के घर पर एक दावत थी, उसमें अमित शाह भी गए थे। अमिताभ जी, अरे देवेंद्र जी को मालूम है। उसमें किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या टीवीके से भी समझौता कर सकते हैं, तो उनका जवाब था, अरे भैया हमको चुनाव जीतना है। तो उन्होंने कहा कि टीवीके से समझौता करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको मालूम था कि टीवीके क्या रोल प्ले करने वाला है, जबकि पार्टी उस समय बनी ही बनी थी। मतलब बहुत से लोगों को लग रहा था कि देखिए रजनीकांत आए, हिम्मत नहीं जुटा पाए, भाग गए कि फैन क्लब जो है वो वोटर में बदलेगा कि नहीं, लेकिन विजय डटे रहे। उनको लगा कि हम परिवर्तन ला सकते हैं। अमित शाह की रणनीति का एक और बड़ा उदाहरण हिमंता बिस्व शर्मा है, जिनको राहुल गांधी ने नकार दिया, उनको उन्होंने स्वीकार किया और मौका दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, जिसका नतीजा दिखाई दे रहा है। 125 में से 101 सीट पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई, जबकि गौरव गोगोई ने बड़ी कोशिश की, जिसमें उन्होंने कुछ देवेंद्र एमओयू भी साइन किए। अहोम जो वहां की अस्मिता है उसको उन्होंने एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जो वहां की लीडरशिप को समझ रहे थे वो कांग्रेस पार्टी से दूर होते चले गए। बारदोलाई की हम बात कर लें, एंड मोमेंट पर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीच चुनाव के दरमियान उतना बड़ा झटका वो अपने आप में नैरेटिव खराब करने के लिए काफी था। हालांकि अपर असम में अखिल गोगोई और बाकी लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक चैलेंज देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुत समझदारी के साथ, क्योंकि वहां पर सर्बानंद सोनोवाल ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, तो उनके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी डाली कि आप सिर्फ अपर असम में फोकस कीजिए, आपको उन्हीं कंस्टिट्यूंसीज में जाना है। तो इलेक्शन लड़ने का जो तरीका था हेमंत बिस्व शर्मा का, वो बहुत शार्प था। देवेंद्र, ये भी नहीं भूलना चाहिए ना, जो कांग्रेस के पॉपुलर हिंदू लीडर थे उनको उन्होंने अपने साथ ले लिया जी, और बार बार ये बताना भी कि अभी भी कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से 25 से 30 तो हमारे ही हैं, हमारे लोग हैं। और इस लेवल का पेनिट्रेशन कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो हैं भले ही बीजेपी में, लेकिन जो उनका मोडस ऑपरेंडी है
वो कांग्रेस के स्टाइल में उनके नेताओं के भी काम वो सबसे अच्छे से कर देते हैं, सबको खुश करके एक रखते कांग्रेस हैं। पार्टी है और एक बीजेपी के अंदर भी एक कांग्रेस पार्टी है। असल में डिलिमिटेशन भी जो हुआ था उसमें कई सीटों में माइनॉरिटी वोट बट गया है काफी हद तक जाके, तो उससे भी कांग्रेस को नुकसान जरूर हुआ है। कांग्रेस वैसे भी नहीं जीतने वाली थी ये चुनाव, लेकिन जो 2-4 सीटें और कम आई हैं वो उसका भी एक नतीजा है। कुछ बड़ी खबरें एक बार फिर आपके सामने रख दें। तमिलनाडु में न सिर्फ मुख्यमंत्री स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन भी पीछे चल रहे हैं और उनके पार्टी के 14 मंत्री पीछे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी के 10 मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तमिलनाडु में तो अभी बाहर जब मैं गई थी तो 2-3 फोन कॉल मैंने घुमाए रजत जी, वो कहते कि उदयनिधि स्टालिन और इनको तो सनातन का श्राप लग गया है। जिस तरीके से डेंगू, मलेरिया, मच्छर, न जाने किस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो लेकिन देवेंद्र है तो एंटी इनकम्बेंसी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है और वहाँ पर शायद स्टालिन उस चीज़ को भांपने में सफल नहीं रहे कि हमें क्या न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। टीवी के उनके सामने इतनी बड़ी होती गई और वो उनका ज़्यादा फोकस मुझे लग रहा है कि AIADMK को लेकर ही था कि उसी के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाना, और डैमेज करने के हिसाब से टीवीके ने ज्यादा डैमेज कर दिया डीएमके को। क्योंकि हमेशा से देखिए, अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ बाइपोलर कॉन्टेस्ट रहा है। बाकी थर्ड फोर्स वहाँ पर आए हैं। 2006 में हमने विजयकांत को देखा 8% वोट। सीमान वहाँ पर NTK एक पार्टी है जो हमेशा 4-5% पिछले बार उन्होंने 8% वोट लिया। तो विजयकांत तो 20 सीटें लेकर आए थे। वो जब उनके साथ टाइप में आए थे, जब किसी एक द्रविड़ पार्टी के साथ वो गठबंधन में गए, तब उनकी सीटें जो है वो ज्यादा बड़ी। 2011 में जयललिता के साथ उनका टाइप था। 2006 में जब उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी 8% उनका जो है वो वोट शेयर था और एक सीट वो खुद अपनी सीट जीत पाए थे। इस वजह से वहां पर हमेशा से ये एक कह सकते हैं कि परसेप्शन है कि वहां पर तीसरी पार्टी फोर्स नहीं बन सकती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत अंडर एस्टिमेट किया टीवीके को। जिस तरह से अब जो खबर आ रही है सैदापेट में मां सुब्रमण्यम जो बड़े डीएमके के नेता हैं और बड़े मंत्री हैं चेन्नई के, वो कम से कम 9000 वोटों से पीछे चल रहे हैं तीसरे राउंड की हालत है। तो आप सोचिए कि मार्जिन भी किस तरफ जा रहा है टीवी। फिल्म स्टार को लेकर क्रेज वहाँ बड़ा गजब का रहता है। पढ़ी लिखी सोसाइटी है, बावजूद इसके वहाँ पे फिल्म स्टार को लेकर मंदिर बना देना ये देश में किसी और राज्य में देखने को नहीं मिलता है। बहुत इमोशनल लोग हाँ। हैं तमिलनाडु के। वो एक बार किसी के साथ अपना दिल लगा लेते हैं तो फिर उसको इसकी नहीं फिल्म स्टार के लिए मंदिर बनना सबसे ज्यादा आत्मदाह की घटनाएं जो है वही मुद्दे पर दक्षिण से तमिलनाडु में होती है। कल राघवन से बात हुई थी, बता रहे थे कि अभी भी अगर रूरल तमिलनाडु में आप चले जाइए तो उनके जहन में करुणानिधि, जयललिता अभी भी बसे हुए हैं। उनको सिर्फ उगता सूरज और पत्ती समझ में आता है, उनको कौन है अब नया चेहरा वो इतना नहीं अभी भी समझ यही पाए। वजह इतना थी कि intense emotion। कमल हासन और रजनीकांत के दौर में वो उतना इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस वक्त लगातार जैसे हम कहते हैं कि करुणानिधि और जयललिता जैसे स्टालवार्ट वहां पर मौजूद थे और वो पेनिट्रेशन जो है वो मुमकिन नहीं था। विजय के लिए कह सकते हैं कि टाइमिंग बहुत शानदार रही। एक वैक्यूम वहां पर था और लोग बदलाव चाहते थे, शायद इस वजह से ये आंधी आप देख रहे हैं।